नमस्ते जी हमारे रेलवे वाले प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो। रेलवे अपने आक्रामक स्वभाव में है और हम डबल अटैक मूड में हैं। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और उस एग्जाम में दबदबा उसी लड़के का बनेगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाएगा। सब सिलेबस पूरा कर रहे हैं, सब चैप्टर वाइज टाइप बाय पढ़ रहे हैं। कुछ हो रहा है क्या किसी का? नहीं। जो रियल एग्जाम वाली प्रैक्टिस करेगा वही पेपर में कुछ स्कोर करने लायक बनेगा मेरे भाई। वरना 80 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं कुल 6000 नौकरियों के लिए मेरे दोस्त। अब आप देख लीजिए कंपटीशन। तो मेरे दोस्त, आपको एग्जाम में कुछ भी नया ना लगे, आपको पहले से ही एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्टेड सवाल करवा दिए जाएं, आपकी बढ़िया जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए हम अपने YouTube चैनल पर रेलवे एनटीपीसी 2025-26 वाले बच्चों के लिए 10 एग्जाम पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये पूरे YouTube पर सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज होगी, सबसे बेस्ट। अगर किसी बच्चे ने सारे के सारे जो है मेरे साथ पेपर सॉल्व कर लिए तो एक तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, उसको हर एक पैटर्न का पता लग जाएगा और उसको डायरेक्टली कई सारे सवाल पेपर में दिखेंगे। इन एग्जाम पेपर को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले और 12th लेवल वाले दोनों ही बच्चे देख सकते हैं। दोनों के एग्जाम्स में सेम क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहां पर रेलवे के जो लेटेस्ट पेपर हुए उनके क्वेश्चंस को भी लिया है और कुछ नए सवाल भी डाले हैं, ठीक है ना। तो असली रियल एग्जाम वाली प्रैक्टिस जो है अब शुरू होगी मेरे दोस्त, ठीक है ना। 10 एग्जाम पेपर का मतलब है टॉप 300 क्वेश्चंस का बेहतरीन सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये सारी क्लासेस हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन वे पे होंगी, सब सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। और यही नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, रिक्वेस्ट है कि भैया रेलवे ने आज तक जितने भी पेपर कराए पिछले 2 सालों में, मैंने हर एक पेपर के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए। ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये वाली प्लेलिस्ट पूरे YouTube का एकदम में समझिए एटम बम है। ये सारी वीडियोस देख डालो, इसके एक सवाल को कर डालो, क्योंकि रेलवे के पास बहुत लिमिटेड सवाल है, वही बार बार आपको देता रहता है और वो सारे मैंने यहां करा रखे। ये बिल्कुल भेदभाव मत करिए, हम तो एनटीपीसी वाले, हम तो एलपी के काय को लगाए, हम आरपीएफ कांस्टेबल के क्यों लगाए। नहीं, सेम एग्जामिनर, सेम पेपर लेने वाली कंपनी है ना, और सेम रेलवे की परीक्षा, सब कुछ यही आता रहता है बार बार, ठीक है बच्चों। तो आप इन सारे जो है बेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जरूर देख लें। आप खुद से भी मॉक टेस्ट की सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें। हमने अपने जो है एप्लीकेशन पर रेलवे के एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे। ये देखिए 2025 की 47 शिफ्ट यहां पे फ्री है, 2021 के भी 10 सेट यहां पे फ्री है। आप ये जाके लगा सकते हो यहां से, ठीक है बच्चों। सभी एग्जाम पेपर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवाऊंगा, तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे रेलवे ग्रुप डी के आंसर क्या, ये सारी की सारी 101 शिफ्ट का कंपाइलेशन डलवा दिया मैंने, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, है ना बच्चे। तो ये बहुत हेल्प होती है यहां से। आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लो और कॉपी पेन लेके बैठो। आसान नहीं है मेरे भाई। आपको क्या लग रहा है कि ये किसी लड़के ने नहीं बना के दी ये एग्जाम पेपर? मैंने एज ए टीचर रात भर बैठ के अलग अलग एग्जाम की वर्ड फाइल खोल के खुद से सेट क्रिएट करता हूं। तो मैं खुद रिसर्च करता हूं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे सवाल कलेक्ट करता हूं। भाई मेरे दिमाग में तो फिट है ना कौन सा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम में आ चुका है, कितनी बार आ चुका है कि नहीं बच्चे। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही बेहतरीन, शानदार और पेपर में डायरेक्टली फंसने वाले सवाल ही मैं आपको यहां पे कराऊंगा। तो प्रेम पूर्वक मेहनत के साथ प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई एनटीपीसी को फोड़ने वाली सीरीज एग्जाम पेपर्स, ठीक है। 10 हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठेगा मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 1, हर क्वेश्चन में मैंने ये बताया है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम से लिया गया है, ठीक है। टैग लगा हुआ है, ये रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 के पेपर का सवाल है बच्चों, जो पिछले साल हुआ था, ठीक है ना। बताइए, एक जिले की जनसंख्या 3,80,000 है, जिसमें 2,09,000 मेल हैं।
56% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, यानी कि पूरी जनसंख्या, जनसंख्या मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर 56% लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेट मतलब शिक्षित लोग हैं। 83% मेल्स आर लिटरेट, पुरुषों में 83% शिक्षित हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, कितने प्रतिशत महिलाएं लिटरेट हैं, साक्षर पढ़ी लिखी हैं, बताइए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं बेस्ट एलिगेशन मेथड। भाई पॉपुलेशन कैसे बनती है, मेल प्लस फीमेल मिलाकर, यही तो बनती है बच्चों, है भाई। सवाल में ही तो बोल रखा है मेल पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, फीमेल और टोटल पॉपुलेशन। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों कि एक जिले में कितने परसेंट पुरुष पढ़े लिखे, 83%, है ना, यही है। पूरी जनसंख्या यानी कि मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने लोग पढ़े लिखे, 56%। और क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी, यही है। तो आप यहां पे जब एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लगाने से क्या आएगा, जिले में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आ जाएगा ना। लेकिन आपको तो यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है, एग्जैक्ट वैल्यू की आपको जरूरत ही नहीं, आप क्या ले लीजिए, रेशियो। भाई एक जिले की टोटल जनसंख्या है 3,80,000, यही है ना, जिसमें से पुरुष कितने, 2,09,000। तो आप इसका रेशियो ले लो, बताओ क्या आएगा। देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो कट ही जाएगा, फिर किससे जाएगा, 19 दूनी 38 होता, 19 से कट गया 380 20 बार, और 19 से कट गया मेरे प्यार भी 209 11 बार, है कि नहीं। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर जिले में टोटल 20 यूनिट लोग हैं तो 20 में से मेल कितने हैं, टोटल 20 है तो उसमें से मेल 11 है, तो फीमेल कितनी होंगी, 20 में से 11 घटा दीजिए, 9 फीमेल होंगी। ये जिले में मेल और फीमेल की संख्या का क्या आ गया, अनुपात, रेशियो आ गया, ठीक है बच्चे। अब बताइए 83 में से 56 घटाएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 27%। तो आप बताओ अगर 9 की वैल्यू 27% है, 3 गुना, कितने गुना है, 3 गुना, तो 11 की वैल्यू भी तो 3 गुना आएगी, 33%, 33% आ गया। अब आप खुद बताना प्यारे दोस्तों, ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 56 से बड़ा 83 है ना, तो यह मीन वैल्यू 56 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा प्यारे बच्चों, 56 से छोटा होगा कितना, 33। तो 56 में से 33 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 23%। तो जिले में 23% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं, और ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब जिन बच्चों को एलिगेशन नहीं आता वो इस सवाल के सॉल्यूशन को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना बच्चे, क्लियर है। लेकिन यही बेस्ट मेथड है इस सवाल को करने का। ओके आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 2। 18,750 रुपए की धनराशि एक सर्टेन वार्षिक ब्याज की दर पे 2 साल में 25,230 रुपए हो जाती है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम प्रति वर्ष क्या है। आगे ना बहुत बेसिक सा बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में 18,750 रुपए, 18,750 रुपए 2 साल में बढ़ के कितना हो जाते हैं अमाउंट, 25,200, यानी कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, यही है ना। 2 साल में 18,750 रुपए का प्रिंसिपल 25,230 हो गया। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यह पता लगाओ कि हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है ना। 2 साल में अगर इतने गुना हुआ मेरे प्यारे में, तो 1 साल में क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट। आप बोलोगे हां जी सर, 0 से 0 कट गया और स्क्वायर रूट निकलेगा ही निकलेगा, तभी तो इतने अच्छे आंसर आएंगे। ठीक है बच्चे, बताओ किससे कट रहा है, 3 से। 3 से काटेंगे 625 बार, और 3 से काटेंगे मेरे भाई 3 अट्ठे 24, 1 3 चौक 12, 3 एकम 3, 841 बार। 625 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 25, और 841 का अंडर रूट 29, 29 का वर्ग 841 होता है। यानी कि हर एक साल में आपका पैसा 29/25 गुना हो जाएगा। यानी कि आप 25 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा पैसा, 29, यानी कि आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 4। ये ब्याज की दर आ गई, 1/25 4%, तो 4/25 कितना आएगा, 4 गुना, 16% पर एनम ब्याज की दर। यही आंसर है ऑप्शन नंबर, है ना, बढ़िया। तो मैं सवाल को बिल्कुल तसल्ली से आपको बताऊंगा, यही सब माल आएगा।
देखो पेपर में कितना फर्क आएगा, ये डेटा बदल दिया बस, समझ में आया ना। टेक्निक यही रहेगी। तो आपको मेथड सीखने, यहां से सवाल नहीं, मेथड्स जरूरी हैं, ठीक है बच्चे। आओ सवाल नंबर 3। किसी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का पेरीमीटर 136 सेंटीमीटर है और इस रोम्बस का एक डायगोनल, एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एरिया एक समलंब के एरिया के बराबर है। इस रोम्बस का एरिया एक ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 60 और x सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा x का मान। सवाल को जबरदस्ती लंबा खींचा गया है, आपको एक रोम्बस के एरिया को ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर करना है। रोम्बस समझते हैं, समचतुर्भुज नहीं समझते होंगे। रोम्बस यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है रोम्बस। इसका परिमाप 136 है, चारों भुजाएं बराबर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, 136 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 34, है ना। तो रोम्बस की प्रत्येक भुजा 34 सेंटीमीटर आ गई, कोई डाउट। अच्छा जी, अब ये इसके रोम्बस के दो क्या है, डायगोनल। रोम्बस के डायगोनल की खास बात है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट, आधा आधा करते हैं। अब यहां पे एक विकर्ण दिया है 60, तो आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 30-30। तो आप बताओ क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख गया यहां पे, ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख गया, ये वाला है ना। 90 डिग्री के सामने 34 है, 30 है, तो ये कितना बचेगा फिर, ये 2 से देखो 30 15 बार, 34 17 बार, 8 15 17, ट्रिपलेट पढ़ा, 8 15 17, क्या डबल, 15 का डबल 30, 17 का डबल 34, तो 8 का डबल 16, तो ये भी क्या आ जाएगा, यानी कि रोम्बस का दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या आ गई, पूरी 16 16 32। आई बात समझ में, कोई तकलीफ। दूसरा विकर्ण पूछता 32 आ जाता। तो अच्छा आप बताओ इस रोम्बस का एरिया क्या आएगा। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल्स की गुणा। भाई एक विकर्ण 60 है, दूसरा डायगोनल मैंने निकाल लिया, कितना है, 32 है। अब इस रोम्बस का एरिया एक समचतुर्भुज के एरिया के बराबर है, सॉरी ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है। ट्रेपेजियम आप समझते हैं, ये होता है ट्रेपेजियम। मेरा मकसद केवल सवाल का सॉल्यूशन कराना नहीं, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट उसके पीछे बताना चाहता हूं। ट्रेपेजियम एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक पेयर पैरेलल होता है आमने सामने, बाकी दोनों नहीं, है ना। तो ये ट्रेपेजियम है, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई है 60 और x, और उनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी ये 20 सेंटीमीटर ये दिया है। तो इस ट्रेपेजियम का या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 60 प्लस x, और उनके बीच की दूरी यानी कि 20, 1/2 पैरेलल साइड का सम गुणा उनके बीच की दूरी, ठीक है ना बच्चे। अब बताओ क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, 20 से 60 कितनी बार, तो 32 दिया, 96 में से 60 इधर आके घट जाएगा तो कितना आएगा, तो x की वैल्यू 36 आ गई, और यही सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए। कितना प्यारा सवाल है, मजा आया ना करके, ठीक है। ऐसी मजा आपको मिलेगा और ज्ञान भी। 466 और 476 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। रेलवे का ही वायरल है बच्चों, मैं चाहे एक सवाल 10-10 बार कराऊं, पर जो आएगा वही कराऊंगा, ठीक है। 466 और 476 दोनों को भी शामिल करना है, इन दोनों को भी, और इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो गिन के बता दो कितने। आई ना बात समझ में। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो 1 से कटते हैं या खुद से, जैसे कि 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चे। तो हमें इन सब के बीच प्राइम नंबर गिनने, इनके बीच ना 466 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 2 से कट रहा इवन है। 466 के बाद 467 ये प्राइम नंबर हो सकता, सड़ा हुआ दिख रहा है ना ये, 468 नहीं हो सकता, इवन नंबर है। 469 हो सकता है, अलग सा दिख रहा सड़ा हुआ है कि नहीं। 469 के बाद 470 नहीं हो सकता, ठीक है। 400
71 हो सकता है प्राइम नंबर, दिख रहा है ना अलग सा। 472 2 से कट जाएगा। उसके बाद 473 भी दिख रहा है मेरे प्यारे भाई। 474 2 से कट जाएगा। 475 5 से कट जाएगा। 476 भी इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा। यानी कि आपके पास यही प्राइम नंबर बचे, इन्हीं में से होंगे, यानी कि 5 तो हो ही नहीं सकते। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ इनमें जो है कौन कौन सा नंबर प्राइम है? 4 6 7, ये बताइए क्या ये एक प्राइम नंबर है? हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं है? बताओ। 473 नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो 4 3 7, 7 और 7 का डिफरेंस, ये नहीं हो सकता। 4 1 5 7 12 अंकों का योग, 3 से कट गया, 3 से कट गए। यहां पे 4 6 10 9 19, 3 से नहीं कट रहा ना। 4 6 10 7, इन दोनों में प्राइम नंबर हो सकता है मेरे भाई। क्लियर है ना? अब आप बताइए प्यारे बच्चे कैसे कैसे होगा? ये दोनों 11 से भी नहीं कट रहे। देखो हमें ये पता लगाना इनमें ये प्राइम है कि नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसके लिए। आप ये देखो 467 है ना, ये 467 के करीब या इससे छोटा किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है? कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर 467 के करीब आता है? बताइए बच्चों। 19 का वर्ग होता है 361। 467 से छोटा, 467 से छोटा किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है? 19 का। 23 का स्क्वायर तो 529 बड़ा हो जाएगा ना। तो ये नंबर या तो 19 से कटेंगे या 19 से छोटी संख्याओं, 19 से छोटे प्राइम नंबर से। क्या नंबर 19 से कटता है? 19 दूनी 38 नहीं। 19 से फिर आ गया 17, क्या 17 से कटता है? 17 दूनी 34, 34 के बाद नहीं, 17 से भी नहीं कटता। फिर आ गया 13, 13 से कटता है क्या? 13 39 7 नहीं, 13 से भी नहीं कट रहा। 11 से कट रहा है क्या? 11 से भी नहीं कट रहा है भाई। 7 से, 7 6 42, 42 के बाद मेरे नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा। यानी कि ये क्या है? प्राइम नंबर आ गया, है कि नहीं? ऐसे क्या ये नंबर 19 से कट रहा है? 469, 19 दूनी 38 नहीं, 19 से नहीं। 17 से कट रहा है क्या? 17 दूनी 34, 129 नहीं। क्या 13 से कट रहा है? 17 से छोटा प्राइम नंबर 13, 13 3 39 7 9 नहीं। 11 से कट रहा है क्या? नहीं। फिर ये 7 से, 7 6 42, 7 7 49, देखो कट गया ना 7 से, 7 से कट गया ना। 7 6 42 और 4 7 7, यानी कि प्राइम नंबर, तो एक ही प्राइम नंबर मिला इनके बीच में, कौन सा आंसर है? ठीक है, कोई दिक्कत? देखो ये टाइम देने वाला क्वेश्चन है, और ये जो गैप है ये जितना कम होगा मेरे भाई उतना जल्दी आप खोज पाओगे। बहुत सारे सवाल आ रखे प्रीवियस ईयर में। आइए सवाल नंबर 5 करो। कोई व्यापारी किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देता है और 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है। ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन में व्यापारी को 35% का लाभ होता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तु के लिए पेमेंट करता है, तो वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक है? समझ में है ना? अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा, यानी कि ये क्या है? मार्कअप परसेंटेज। देखो बच्चे सिंपल लॉजिक आपको बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही, नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। देखो कैसे काम होता है प्यारे भाई। सबसे पहले आप एक वस्तु खरीदते हो, ये कहलाता है उसका क्रिय मूल्य, है ना। फिर अपनी मर्जी से उसका मार्क प्राइस फिक्स करते हो, ये क्या हो गया? मार्कअप। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना अधिक रखा गया वही मार्कअप परसेंटेज होता है। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद आप क्या देते हो? उस पर डिस्काउंट। अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देते हो? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो 10 का समान कितने का हो जाएगा? मल्टीप्लाई। फिर 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री भी देते हो, तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु आपने फ्री दी, यानी आपने कस्टमर को टोटल कितनी वस्तु दी? 19 वस्तु दी, जिसमें से आपने 15 का ही पैसा लिया है, 4 क्या है? फ्री। यानी कि 19 पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है?
19 पे 4 का डिस्काउंट दिया तो 19 का सामान आपने बेचा कितने में? फिर 15 में। तो मार्कअप और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा कर दी, बराबर किसके आना चाहिए बच्चों? लाभ प्रतिशत के आना चाहिए। पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ? 35%। 35% मतलब 5%, 1/20, 35% हो गया 7/20 लाभ हो, यानी कि 20 का सामान कितने में बिका बच्चों? 27 में बिका। तो इक्वल होना चाहिए, बस बड़ा सिंपल सा है। बताइए 10 से आपका 20 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। उसके बाद 9 तिया 27 और 3 पंजे 15, आगे तो कुछ नहीं कटने वाला। तो एमपी से सीपी का रेशियो कितना आएगा बताइए? 5 नीचे आएगा, 5 दूनी 10, और ये 19 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस कितना है? अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस 19 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा हो गया? सीधा 90%, है ना? 9/10 ज्यादा हो गया, 9/10 यानी कि 90%। ऑप्शन नंबर 1। कितना गजब सवाल है। ठीक बच्चों, ये ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 में आया है। हालांकि इस टाइप के सवाल ने कोई पेपर छोड़ा नहीं रेलवे का जिसमें आया ना हो। ठीक है ना बच्चे? करें आगे। एक क्यूबॉइड का इंटरनल सरफेस एरिया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके सभी एजिस का योग 44 सेंटीमीटर है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द एजिस, सभी कोरों का योग 44 सेंटीमीटर है ना? तो आपसे पूछा घनाभ का डायगोनल क्या होगा, घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई क्या है? बहुत बढ़िया सवाल भाई, गजब का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? घनाभ की भैया 3 डायमेंशन होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, LBH। अगर आप L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करो तो क्या आएगा ये बताओ जल्दी से। स्क्वायर करने पर आएगा, एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। आप कहोगे सर ये आपने किया क्या है? ध्यान सुनेगा। एक घनाभ की सभी कोरों का योग 44 दे रखा है, सभी एजिस का योग 44 सेंटीमीटर दे रखा है। घनाभ दिखाना एक डब्बा, जैसे बच्चों हमारी किताब है, इसमें कितने जो है किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 4 तो हो गई लंबाई, दिखाई दिया, 2 इधर और 2 उधर। ठीक है बच्चों, यही वाली ले लेते हैं, 2 पीछे 2 आगे, है ना? 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 क्या हो गई? हाइट। समझ में आ रहा है बच्चे? तो कितने किनारे हैं कि घनाभ में? 12 किनारे, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। ठीक है ना? और सभी एजिस का योग दे रखा है, यानी कि मेरे दोस्तों क्या दिया वो सवाल में? 4L प्लस 4B प्लस 4H। आई ना बात समझ में? है कि नहीं सचिन? सभी एजिस का 12 की 12 एजिस, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 हाइट। घनाभ में ये होते हैं 12 किनारे। ठीक है बच्चों, 12 कोर, इनका योग 44 दे रखा है। तो यहां से L प्लस बी प्लस एच कितना आ जाएगा? तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस हाइट का योग 11 आ गया। ठीक है ना बच्चे? और LBH को बोलते हैं डायमेंशन या विमा। अगर सवाल में भी बोलता कि घनाभ की तीनों विमाओं का या तीनों डायमेंशन का योग जो है 11 सेंटीमीटर है, तो सीधा L प्लस बी प्लस एच 11 लिखते। समझ ना बच्चों? तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझिए कि यहां पे किसकी वैल्यू दी है? L प्लस बी प्लस एच की। L प्लस बी प्लस एच कितना है? 11। 11 का स्क्वायर, है ना बच्चों? ये क्या है बच्चों? किसी भी घनाभ का जो डायगोनल होता है विकर्ण, उसकी लंबाई का फॉर्मूला है डायगोनल का √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहां पे क्या है? स्क्वायर तो है नहीं, यानी कि ये क्या है? ये डायगोनल का क्या हो गया? ये डायगोनल का स्क्वायर है प्लस, अब आप बताइए प्यारे बच्चों ये क्या है? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों में रिलेशन आ गया ना? और घनाभ का जो है यहां पे सरफेस एरिया दे रखा है कितना? 70, तो यहां 76 रख दो। अब बताइए 11 का स्क्वायर है 121, 121 में से 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24 और 21 45, है ना? तो 45 आ गया D स्क्वायर। 45 होता 9 पंजे 45, है ना? तो अंडर रूट लेने पे क्या आएगा?
9 का 3 और 5 का √5। तो घनाभ के जो डायगोनल की लंबाई है वो 3 √5 होगी। ऑप्शन नंबर बी। है नहीं गजब का सवाल? तो आपने क्या है, एक सवाल नहीं सीखा, आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। ये वाला सीखा ना? आपको इसमें कोई भी 2 वैल्यू देके एग्जाम में कोई भी तीसरी वैल्यू पूछ सकता है। यही मकसद है इन एग्जाम पेपर का, ठीक है ना? आइए 7वां सवाल रेलवे कांस्टेबल का बनाओ। 5 पुरुष 4 महिलाएं काम 15 दिन में कर सकते हैं, 2 पुरुष 3 महिलाएं इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पूछा 3 पुरुष और x महिलाएं इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x का मान क्या है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो देखो ऐसे सवालों में क्या टोटल वर्क इक्वल करना होता है। माना एक पुरुष की एफिशिएंसी m है और एक महिला की एफिशिएंसी क्या है? W है ना बच्चों? एफिशिएंसी नहीं पता तो सवाल कैसे कर पाओगे? अब यहां पे एक ही काम को करने के 2 मेथड्स बताए गए। पहला क्या है? पहला 5 मैन प्लस 4 वुमेन। 5 मैन प्लस 4 वुमेन मिलके काम कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। 5 मैन प्लस 4 वुमेन की एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 से गुणा, है ना? ऐसे ही क्या बोला है? 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में काम करते हैं बच्चों? 30 दिन में। तो सेम ही काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क इक्वल होना चाहिए। तो प्यारे भाई यहां बताइए कि 15 से 30 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो भाई क्या आ गया? 2 दूनी 4m और 5m का डिफरेंस m बराबर क्या आ गया? 3 दूनी 6w और 4w डिफरेंस 2w। यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 2/1। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 1 है ना? तो आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं सचिन? टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से, दोनों से आ जाएगा। पहला केस अगर देखें तो पहले केस का मतलब क्या है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं काम कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। भाई एक पुरुष की एफिशिएंसी है 2, तो 5 पुरुषों की कितनी आएगी? 10। एक महिला की एफिशिएंसी है 1, तो 4 महिलाएं कितना काम करेंगी? 4 महिलाओं की एफिशिएंसी 4। 15 दिन में काम करते हैं पूरा। 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 से गुणा, तो टोटल वर्क आएगा 14 गुणा 15 210। तो टोटल वर्क आ गया प्यारे बच्चों 210। 210 आ गया, ठीक है ना बच्चे? कोई दिक्कत? अब इसी के आगे एक सवाल और ऐड कर दिया कि 3 पुरुष और x महिलाएं काम 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है ना? तो 3 पुरुषों की कितनी होगी? एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो x महिलाओं की कितनी होगी प्यारे दोस्तों? ये एफिशिएंसी आ गई। इस एफिशिएंसी के साथ काम कितने दिन में करते हैं? 21 दिन में। 21 दिन में कितना काम करेंगे? 21 से गुणा, दिस शुड बी इक्वल होना चाहिए 210 के बराबर। 21 से 210 कितनी बार कट जाएगा? तो x कितना आएगा? 10 - 6 4। इस सवाल का आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन है? डी। है नहीं बढ़िया सवाल? मजा आया करके, है ना? तो ऐसे क्वालिटी सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? देखो किसी की पूरी तैयारी नहीं है तो ये देखो प्रैक्टिस करने का भी फायदा नहीं है। प्रैक्टिस का रंग तब चढ़ता है जब आपको सिलेबस की समझ हो। और जल्दबाजी में एनटीपीसी का पेपर क्लियर नहीं होता। रेलवे का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे अच्छी जॉब देने वाला पेपर यही है। तो आप बिल्कुल पहले फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करो, सभी सब्जेक्ट का सेल्फ प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज लगाओ, फिर मैदान में उतरो मेरे भाई। क्योंकि आपका कंपटीशन नए लड़कों से नहीं, एक्सपीरियंस्ड लड़कों से जो 5-5 साल से लगे पड़े हैं ना बच्चे। तो आप उसके लिए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सारे ही टीचर्स आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे हर एक सब्जेक्ट की। मैं गणित पढ़ा रहा हूं, ठीक है बच्चों? 5 से 6 महीने के भीतर ये सिलेबस खत्म होगा रेलवे का, तब जाके आप तैयार हो पाओगे, ठीक है जी? आओ सवाल नंबर 8 बताइए। एक रेगुलर पॉलीगन में कोई भी आंतरिक कोण बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है? यह पूछा है। तो एक रेगुलर पॉलीगन का इंटरनल एंगल जो है उसके एक्सटर्नल एंगल से कितना अधिक है? 120 डिग्री अधिक है, ये ना सचिन? तो आपसे पूछा विकर्णों की संख्या। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है,
और आंतरिक माइनस बाहरी कोण 120 डिग्री दिया हुआ है। तो आप यहां से रेगुलर पॉलीगन का बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। सम और डिफरेंस दिया है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को घटा के आधा कर दो, दोनों घटा दो मेरे भाई, घटा देंगे ये आएगा। तो बाहरी कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री आ गया तो रेगुलर पॉलीगन में कितनी भुजाएं होंगी, 360 डिग्री बटे 30 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है ना, भुजाओं की संख्या 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 12। तो 12 भुजाओं वाला ये पॉलीगन है। लेकिन पूछे क्या इसमें, डायगोनल की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल, ये पूछा है ना। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर n भुजाएं हैं तो उसमें विकर्णों की संख्या का कॉन्सेप्ट है n इंटू एन माइनस 3 बटे 2। अब यहां पे 12 भुजाओं वाला पॉलीगन है तो n की जगह 12 रख देंगे, 12 गुणा 12 माइनस 3 9 बटे, तो 12 निम्न 108 बटे 2, क्या आंसर आ गया, 54 विकर्ण होंगे। ऑप्शन है यहां पर ए। आगे चलेंगे, 9वां सवाल। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके द्वारा उसी दूरी को धारा के विपरीत जाने में लगे समय के आधे के बराबर है। शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर बराबर है। नाव को 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू कवर 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको नाव की अपस्ट्रीम की स्पीड पता लगेगी, है ना। देखो क्या है मेरे प्यारे भाई, सवाल में मेरे दोस्तों यहां पे जो सिंपल है वो क्या है, सेम, ठीक है जी, नहीं सेम टाइम नहीं, सेम डिस्टेंस है। क्या है बच्चों, सेम डिस्टेंस इज उसके द्वारा लगे समय के आधे के बराबर है। टाइम टेकन बाई सर्टेन डिस्टेंस इज इक्वल टू, इक्वल नहीं आएगा, हाफ आएगा ना। इज इक्वल टू, यहां पे हाफ आएगा ना समय। अब ठीक है ना, एक बोट को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम से आधा समय लगता है। अब ठीक है, सवाल इंग्लिश में गड़बड़ था, ठीक है ना बच्चे। तो एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम से आधा समय लगता है, सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है बच्चों तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा। डाउनस्ट्रीम में जो है मेरे भाई लगने वाला समय धारा के विपरीत में लगने वाले समय का आधा है। यानी कि अगर अपस्ट्रीम में 2 घंटे लगता है तो डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगता है, 1 घंटे। किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। सेम डिस्टेंस आप जा रहे हो तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा। 1/2 का उल्टा क्या आएगा, 2 बटा। तो ये नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का क्या आ गया, रेशियो। डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर 2 यूनिट है तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, 1 यूनिट। अच्छा सवाल में क्या दिया है, शांत जल में नाव की चाल दी है, ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है, यहां से नाव की अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा शांत जल में नाव की चाल को एक्स से लिखते हैं, क्या होता है ये, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे 2। डाउनस्ट्रीम अगर 2 यूनिट है, अपस्ट्रीम 1 यूनिट है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 1 3 बटे 2, है कि नहीं सचिन। तो 3 बटे 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए यहां से नाव की अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना। तो 3 बटे 2 की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 बटे 2, उधर जाके पलट जाएगा, यानी कि 16 दूनी 32 बटे 3 किलोमीटर। तो ये नाव की अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत चाल आ गई, आ गई ना। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आगे रेशियो में ही सवाल कर लेना है आपको, ठीक है बच्चे। अच्छा पूछा है धारा के विपरीत 38 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस बटे स्पीड। कितनी दूरी जानी है, 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर दूरी जाओगे धारा के विपरीत अपस्ट्रीम, कितनी स्पीड से, 32 बटे 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दो। तो 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, 3 ऊपर जाएगा, 3 तिया 9 बटे 2 घंटे, और 9 बटे 2 यानी कि 4.5। ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं, है ना गजब सवाल।
तो इसी तरीके से सवाल करना रेशियो से। 10वां, पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप आर जो है पूरी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं, लेकिन पाइप आर को टंकी भरने से 4 घंटे पहले बंद कर दिया गया। ठीक है, कुल कितने घंटों में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी? ऐसे सवाल को करने का मेरे प्यारे भाई एक स्पेशल तरीका होता है, शिफ्टिंग मेथड। आपको आता है? सीखना पड़ेगा। दो पाइप है ए और बी। ए टंकी कितने टाइम में भर सकता है? 10 घंटे में। बी टंकी कितने समय में भर सकता है? 15 घंटे में। और पाइप आर खाली करने वाला पाइप है ना, जो पूरी टंकी कितने 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो इनका एलसीएम 10 15 30 का कितना आएगा? 30। मान ले टंकी की कैपेसिटी 30 है। समझ में आया ना बच्चों? तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। बी की कितनी आ जाएगी? 15 दूनी, ये 30 यूनिट खाली करेगा 30 घंटे में। 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? नेगेटिव। अब ध्यान सुनिए, सपोज टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके भरी। यही टाइम निकालना है आपको यही तो टाइम निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया, पाइप ए को भी, बी को भी, आर को भी, और पूरी टंकी भरी गई है 30 यूनिट, है ना। लेकिन किस तरीके से कि टंकी भरने से जस्ट 4 घंटे पहले, टंकी भरने से जस्ट 4 घंटे पहले पाइप आर को बंद कर दिया गया था। समझ में आ रहा बच्चे? तब जाके इस समय में कितनी टंकी भरी है? 30 यूनिट। तीनों पाइप एक साथ चलाए गए हैं। पाइप ए भी पूरे टाइम चलाया गया है, पाइप बी भी पूरे टाइम चलाया गया है। केवल पाइप आर को लास्ट के 4 घंटे बंद कर दिया। टंकी भरने से जस्ट 4 घंटे पहले पाइप आर बंद कर दिया। तो क्या लॉजिक है भाई? ये समय तो पता ही नहीं है ना, यही समय पता है 4 घंटे। अगर पाइप आर को बंद ना करा जाता, मान लो अगर पाइप आर लास्ट के 4 घंटे भी चालू रहता, पाइप आर, तो पाइप आर एक खाली करने वाला पाइप है जो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है। 4 घंटे में कितना खाली कर देता? 4 यूनिट। अगर पाइप आर लास्ट के 4 घंटे भी चालू रहता, तो सेम टाइम में, इसी टाइम में कितनी टंकी भरी जाती? 26 यूनिट। सेम टाइम में 26 यूनिट टंकी भरी जाती। और इसको भरते कौन? तीनों पाइप मिलकर। क्योंकि ना हमने ए को बंद करा, ना बी को, और आर को भी बंद नहीं करा। अगर आर को भी लास्ट 4 घंटे चालू करते, तीनों पाइप मिलकर सेम टाइम में कितनी टंकी भरते? 26 यूनिट। और तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 3 2 5 -1 4 एफिशिएंसी के साथ। तो 4 एफिशिएंसी के साथ 26 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 13/2 यानी कि 6.5 घंटे। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आंसर आ गया। गजब सवाल है। बताओ, एक ट्रायंगल की साइड 36 85 77 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या है? जब तक आपको ट्रिपलेट की समझ नहीं होगी नहीं कर पाओगे। 36 77 85 देखते समझ जाना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा 85 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूस है। 36 और 77 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं। तो इस समकोण त्रिभुज का एरिया आएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। यह होता है बेटा कॉन्सेप्ट। बड़े बड़े ट्रिपलेट पे सवाल आते हैं आपके पेपर में। अब समझ आ रहा बच्चे? 2 से 36 कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। और 8 7 56, 6 एंड में 6 आएगा मेरे प्यारे भाई। और 18 की 80 में भी गुणा करेंगे तो 1800 नहीं पहुंच पाएगा, 1800 से छोटा ही रहेगा। ए ऑप्शन। ठीक है ना? क्लियर? आइए, रमन की इनकम 34,000 है। वह अपनी इनकम के 28% की बचत करता है। उसकी इनकम में 11% की वृद्धि होती है, खर्च में 30% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में क्या पूछा है? कितने की वृद्धि या कमी होगी? ये तो पूछा है कि नहीं सचिन? बताओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां आंसर एग्जैक्ट रुपए में बताना है। परसेंटेज में बताना होता तो हम 100 मान के, डेविएशन, एलिगेशन, दुनिया भर के मेथड है ना बच्चे। रुपए में बताना है। बताइए, ये रेलवे का एक वायरल सवाल है मेरे भाई। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये आया ना हो डेटा बदल के अपना। देखो, अगर आप किसी आदमी की इनकम बढ़ाओगे और खर्चा बढ़ाओगे तो उसकी बचत में भी परिवर्तन आएगा ना।
यही तो पूछा, बचत में कितना चेंज आएगा। इनकम और इनकम बढ़ा दी 11%, खर्चा बढ़ा दिया 30%, बचत में कितना फर्क आएगा, यही है। देखो बचत कैसे आती है मेरे प्यारे भाई, बचत होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत आएगा, है ना, क्लियर है। अब आप इनकम में चेंज कर रहे हो, इनकम में चेंज कर रहे हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आप खर्चे में चेंज कर रहे हो, तो मेरे प्यारे भाई इनमें से घटा दोगे तो बचत में भी चेंज आ जाएगा। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ी 10 रुपए, आपने अपना खर्चा बढ़ा दिया 2 रुपए, तो बचत कितनी बढ़ी होगी फिर? 8 रुपए। 8 रुपए बचत बढ़ गई होगी ना। तो इनकम में वृद्धि माइनस खर्चे में वृद्धि बराबर क्या आ जाएगा? बचत में चेंज। कोई दिक्कत? सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो आदमी की, रमन की इनकम कितनी है जी? 34,000। रमन की इनकम 34,000 है, रमन की इनकम कितनी बढ़ जाती है? 11%। तो 34,000 का 11% रमन की इनकम बढ़ गई। इनकम में चेंज निकाल लो मैं। खर्चा कितना बढ़ा? 30%। लेकिन सवाल में खर्चा तो दिया ही नहीं है। सवाल बोला रमन 28% बचत करता है। कितनी बचत करता है रमन? देखो रमन की इनकम में से 28% अगर वो बचत कर रहा है, 100% में से अगर कोई आदमी 28% बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 100 में से 28 घटाओ 72%। रमन की इनकम है 34,000, 34,000 में से 28% क्या करता है सचिन? वो बचत। तो 34,000 का 72% क्या खर्चा करता है रमन? खर्चा। ये रमन का आपके सामने जो लिखा हुआ ये क्या है? खर्चा। एक खर्चा लिखा हुआ है। अब रमन का खर्चा 30% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? तो रमन का खर्चा कितना बढ़ गया? 30%। ये खर्चा है, ये खर्चे की वैल्यू है, ये है ये ना। ये इस खर्चे को कितना बढ़ा दिया? 30% बढ़ा दिया मेरे भाई। तो रमन की बचत इनकम इतनी बढ़ी और रमन का खर्चा इतना बढ़ा, ठीक है ना। चेंज निकाल लो मैं, रमन का खर्चा कितना बढ़ा? खर्चे का 30%। तो रमन की बचत में कितनी वृद्धि हुई होगी? कितना चेंज हुआ होगा? घटा दीजिए। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? आप बताओ। ये बेस्ट तरीका है करने का। आप देख सकते हैं कि यहां से 34,000 तो कॉमन ही आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 11% माइनस ये 72% का 30%। 30% यानी कि 0.3। 30% का मतलब क्या होता है? 30/100 यानी कि 0.3, यानी कि 72 या 216, 21.6। 21.6% नहीं हो गया? 72% का 30%। तो आप ये जानते हैं कि 11 में से 21.6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? माइनस का 10.6%। यानी कि फाइनल आंसर कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब है कि रमन की बचत कम हो जाएगी। तो इंक्रीज वाले आंसर तो है ही नहीं। क्या हुई है? डिक्रीज। और परसेंटेज से 2 जीरो, दशमलव से 1 जीरो, यह है ना। आंसर क्या आएगा? 34 की 106 में गुणा करेंगे तो आंसर 5,000 के करीब नहीं आएगा। 4 यूनिट डिजिट भी आएगा ना। 4 6 24 4, है ना। इससे बढ़िया तरीका नहीं है मेरे दोस्तों करने का। और मैंने तो आपको एक एक स्टेप लिख के बताया, ठीक है बच्चे। ये आप दिमाग में और जल्दी कर लोगे कैलकुलेशन। आइए अगला सवाल। किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होता है? केंद्र पर और परिधि पे बनाए गए कोण का अनुपात होगा 2:1। यह कोई सवाल नहीं है, यह डायरेक्ट ही क्या पूछ लिया है? थ्योरम है कि नहीं सचिन? मान लीजिए सर्कल है और ये सर्कल की क्या है प्यारे दोस्तों? कोई जीवा है ना। ये सर्कल की कॉर्ड होगी ए बी और ये हो गया इस सर्कल का सेंटर, है ना। तो इस जीवा द्वारा इस सेंटर पे बनाया गया कौन है? इसी जीवा द्वारा ये परिधि पे बनाया गया कौन है ना। तो अगर इस कॉर्ड ए बी द्वारा, इस कॉर्ड द्वारा अगर परिधि पे थीटा बन रहा है तो सेंटर पे हमेशा डबल बनेगा 2 थीटा। तो सेंटर पे बनाए गए कोण, परिधि पे बनाए गए कोण का रेशियो 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। आइए 14वां सवाल। 12,540 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग और बी और सी के संयुक्त भाग में 3:7 का अनुपात है। बी के भाग और ए और सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 2:9 है। सी का भाग क्या है? रेशियो का सवाल है, पैसे बांटने वाला पॉपुलर। 12,540 को 3 लोगों में बांटते हैं इस प्रकार से कि ए के शेयर और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो कितना है?
3/7 है। और आगे बोला गया कि बी के शेयर और ए प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो कितना है, दोनों। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्त, सी का हिस्सा क्या है, ये तो पूछ रहा है सी का। तो आप बताइए जी कैसे करेंगे ऐसे सवालों में, क्या सेम करना होता है, अगर आप ऊपर नीचे ऐड करो तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए। भाई ऊपर नीचे रेशियो ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 3 7 10। या ऊपर नीचे ऐड करेंगे, ऊपर नीचे ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 9 2 11। ये गलत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जगह 10 है दूसरी जगह 11 है। मुझे 10 और 11 को इक्वल करना पड़ेगा 110। यहां टोटल है 10 है ना, 7 3 10। तो 10 को 110 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से गुणा, ऊपर भी 11 से गुणा नीचे भी 11 से गुणा, ये आ गया 33 और ये नीचे हो जाएगा 11 7। यहां टोटल हो रहा है 11 11 तो और 9 11 11 को 110 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे 20 और नीचे 10 से गुणा करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 33 यूनिट है, बी की वैल्यू 20 यूनिट है। तीनों का टोटल कितना होना चाहिए 110। तो 33 प्लस 20 कितना हो गया 53। तो बचा कितना मेरे प्यारे भाई, फिर 57 बचा ना। तो सी का शेयर कितना आ गया 50। तभी तो तीनों को जोड़ के 110 आएगा। जो मर्जी वो पूछ लो आपसे एग्जाम में, सब आ गया ना। क्या पूछा है, सी का हिस्सा। तो सी का जो हिस्सा होगा वो कितना है 57 यूनिट। तीनों का टोटल कितना है 100 कितने में से मेरे भाई 12,540 रुपए में से, बताओ। तो ये कटेगा 11 कम 11 और 11 कम 11 और भैया 11 चौक 44, 114 बार चला जाएगा। तो 57 गुणा 114 कितना आएगा 7 चौक 28, एंड में 8 आएगा, ये वाला आंसर है। कर लेंगे, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 83 है, ए गुणा बी 6 है, ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी बटे ए प्लस बी का मान बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये एलजेब्रा का, और लगभग हर शिफ्ट में आया है, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। समझ रहे सचिन, यहां दिया क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और ए गुणा बी ए बी की वैल्यू, और पूछ क्या रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही है ना। आप बताओ ए माइनस बी का स्क्वायर, भाई अगर आप ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे इन दोनों में आएगा ना फॉर्मूला। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं बच्चों। ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, लेकिन ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट नहीं हो गया। सिंपल बात। भाई नीचे क्या ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भाइयों, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन नीचे तो यहां पर ए प्लस बी ही है ना, ये तो इस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब अब इस सवाल में कुछ है, आपको केवल क्या रख देनी है, वैल्यू रख देनी है। अंडर रूट तो ऊपर नीचे दोनों पे है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 83, ए बी कितना है तो 6 दूनी 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 83, ए बी कितना है 6 6 दूनी 12, तो कितना आ गया आंसर 71/90, अंडर रूट 71/95। रूट वाला ये आंसर आएगा, दिमाग में ही कर सकते थे। ये देखो, ये मैंने आपको पूरा बताया, लेकिन आप इतने परिपक्व हो कि ये आपको लिखना ना पड़े, है कि नहीं बच्चे, क्योंकि मेंटली होने वाली चीज है। बताओ अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ, बताइए जल्दी से। निकिता की जो बचत है वो क्या है, उसके खर्च के 16% के बराबर है। खर्चा 27% बढ़ता है, बचत में 12.5% की कमी होती है, तो इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। आया समझ में सवाल। देखो सवाल जो है बहुत बेसिक सा है, कई सारे तरीके हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, पर बेस्ट है डेविएशन। ठीक है बच्चों, देखो इनकम क्या होता है, इनकम होता है खर्चा प्लस बचत, ये ना। निकिता की बचत उसके खर्च का 16% है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। बचत खर्च का 16% है, खर्च का, यानी कि खर्च अगर 25 है तो 25 का 16% बचत कितनी है, ये निकिता के खर्च और बचत का अनुपात है। हुआ
अब बोला यह है कि खर्चा 27% बढ़ जाता है। खर्चा कितना बढ़ गया? 27%। बचत 12.5% कम की जाती, कम कर रहे हैं इसलिए माइनस। पूछा है उसके इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इनकम में, इनकम का मतलब क्या होता है? खर्चा प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में कितने प्रतिशत का नेट चेंज आएगा। और जहां बीच में आया प्लस, वहां क्या लगा? डेविएशन। डेटा बहुत आसान है, हम लोग क्या कर सकते हैं? वेटेड एवरेज। भाई खर्चा कितना बढ़ गया? 25 का 27%। 25 का 27% कितना होता है? 675। 675 बढ़ेगा खर्चा। बचत कितनी कम होगी? 4 का 12.5%। 4 का 12.5% कितना आ जाएगा? 50। तो 675 और माइनस 50 कितना आ गया? 600। 625% बढ़ गया मेरे दोस्तों खर्चा प्लस बचत। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? खर्चा प्लस बचत 29/29। यह आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि कमी तो होगी ही नहीं। क्या होगी? अब 29 को अगर आप 625 से भाग देंगे तो 29 दूनी 58, यानी कि 20% से ज्यादा आएगा ना। ये 15.5% वाला आंसर तो है नहीं, 20% से ज्यादा कौन सा है? पहला ऑप्शन। पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 4/3 पूछा है, टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, बताओ जी। ये ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट है। साइन ए प्लस कॉस ए 4/3 है, तो आपसे क्या पूछ रहा हूं? टेन ए प्लस कॉट ए। देखो, टेन ए प्लस कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए इंटू कॉस ए। 1/sin इंटू कॉस ए। शॉर्ट में लिखा करो, ऐसे पूरा मत लिखा करो। टेन ए प्लस कॉट ए का फॉर्मूला 1/sin ए इंटू कॉस ए। लेकिन आपको दिया गया साइन ए प्लस कॉस ए, चाहिए क्या? साइन इंटू कॉस। कैसे आएगा? दोनों ही तरफ से स्क्वायर करके। तो ये दिमाग में बैठा लो कि साइन प्लस कॉस से साइन इंटू कॉस निकालना है, स्क्वायर करो। साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या आएगा? भाई साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। और 4/3 का स्क्वायर आ गया बच्चों 16/9। तो 2 साइन ए कॉस ए, 16/9 में से 1 घटा देंगे। 16/9 में से 1 घटाएंगे 7/9, है ना। तो साइन इंटू कॉस कितना आएगा? 9 नीचे 7/, तो साइन इंटू कॉस आ गया 7/18। ये क्या उल्टा? 1/साइन इंटू कॉस की वैल्यू कितनी आएगी? उल्टा 18/, और ये सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन है। आगे चलेंगे, 18वां सवाल। किसी मेज का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि ये क्या है? मार्कअप। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना बढ़ा के रखा गया है वही क्या कहलाता है? मार्कअप। मार्क प्राइस पर 2 लगातार छूट प्रत्येक 5% देने के बाद 3610 में बेचा जाता है। ठीक है, यदि इसे मार्क प्राइस पर सिंगल 10% डिस्काउंट देकर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? इफ इट इज सोल्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस आफ्टर गिविंग ऑन ए सिंगल डिस्काउंट 10%, व्हाट विल बी द गेन परसेंट? बताओ बच्चों क्या आंसर है? भाई साहब, इस सवाल में जो ये बीच की लाइन है, इस लाइन का क्या कुछ लेना देना है सवाल से? कोई लेना देना नहीं। आपको पागल बनाया जा रहा है दिन दहाड़े। ये एग्जामिनर की टेक्निक है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दो, बच्चा उसी में उलझ के रह जाए। एक टेबल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के रखा गया है? 60%। बोला है यदि मार्क प्राइस पर सिंगल 10% की छूट देकर बेच दो तो प्रॉफिट क्या होगा? 60% मार्कअप किया, 60% पे आप 10% डिस्काउंट देना चाहते हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा मेरे भाई? हालांकि 100 मान के भी हो जाएगा, डेटा आसान है, और फॉर्मूले से भी मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। 60% मार्कअप है, डिस्काउंट कितना है? 10। तो 60 माइनस 10 माइनस 60 गुणा 10/100, यही प्रॉफिट परसेंटेज होगा मेरे भाई, है ना। 100 से 606 बार कट जाएगा। 60 माइनस 16 कितना आ गया? 44% का प्रॉफिट। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आसान ही। चतुर्भुज ABCD में एंगल A 53 डिग्री है और एंगल B 46 डिग्री है। C और D के बाइसेक्टर O पर मिलते हैं। एंगल DOC क्या होगा? एंगल DOC आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, एवरेज 49.5 डिग्री।
सीधी थ्योरम है मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको ये बता रखी है थ्योरम। आप कहोगे सर कैसे, हमें तो पता ही नहीं थ्योरम। देखो भाई, आप कोई भी चतुर्भुज बना लो, मान लीजिए आपने चतुर्भुज बना लिया, ठीक है सचिन, ये चतुर्भुज है यहां पर ए बी सी डी, ये है, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे हमने एंगल सी और डी के बाइसेक्टर खींचे, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा और ये एंगल डी का, ठीक है, एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा, कहां मिलते हैं ये पॉइंट ऊपर। तो ये एंगल ही तो आपसे पूछा है कि नहीं सचिन। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी भाइयों, अगर किसी भी चतुर्भुज में दो लगातार एंगल सी और डी लगातार है, लगातार एंगल के समद्विभाजक खींचे जाते हैं, तो ये जो कोण बनता है, ये बाकी जो बचे दो कोण है उनका एवरेज होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी बटे, आई ना बात समझ में। तो यहां पर ए 53 है, बी 46 है, तो 53 प्लस 46 कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया ना। तो 99 का आधा डायरेक्ट कर दिया हमने 49.5 डिग्री, ठीक है ना। तो दिमाग में करना था बिना चित्र के। A certain sum invested at simple interest amounts to 7348 in 4 years and 8503 rupees in 6.5 years. At the same rate of interest, the rate of interest per annum is. सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल पर बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल है कि भाई किसी ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर, है ना, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 साल में कितनी हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में कोई धनराशि हो जाती है 7348 रुपए मिश्र धन, ये ना 7348 रुपए। और यही धनराशि 6.5 साल में कितनी हो जाती है, यही धनराशि 6.5 साल में हो जाती है प्यारे दोस्तों यहां पर 8503 रुपए, है कि नहीं सचिन। तो आपसे पूछा है यहां पे ब्याज की दर, ब्याज की दर बाद में बताना, पहले प्रिंसिपल ही बता के दिखा दो आप मुझे, है ना, बताओ। देखो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। 4 साल बाद अमाउंट ये है, 6.5 साल बाद अमाउंट ये है, तो यानी कि 4 साल और 6.5 साल के बीच में कितना गैप है, 2.5 साल का। 2.5 साल में आपका अमाउंट 7348 से 8503 हो गया, कितने साल में, यानी कि आपका अमाउंट बढ़ गया। 2.5 साल में आपका अमाउंट कितना बढ़ गया बताइए, 8503 में से 7348 घटाओ, तेरे में से 8 गया 5, 9 में से 4 गया 5, फिर मेरे दोस्तों 4 माइनस 3 1, 1155। 2.5 साल में आपका अमाउंट 1155 रुपए बढ़ गया, यही है। क्यों बढ़ा, ब्याज मिल रहा है हर साल उसकी वजह से, यानी कि 2.5 साल का ब्याज ही 1155 रुपए, यही है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताइए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 1155 बटे 2.5, यही आएगा ना 1 साल का, है ना, दशमलव से 0। तो 25 चौका 100 और कितना बचा मेरे दोस्तों 15, 25 छिक्का 150 और 25 दूनी 50, 462 आ गया। यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 462 रुपए, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल आप बता सकते हैं, अच्छा प्रिंसिपल पे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होने के बाद अमाउंट कितना, 7348। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 462 है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 4 गुना, 1600 और 240, 248, 1600 और 248 कितना आएगा 1800, यानी कि 4 साल में आपका जो है ब्याज 1848 है ना। तो मूलधन क्या होगा भाई, आपको प्रिंसिपल पे 4 साल में 1848 ब्याज मिला तो जाके अमाउंट 7348 हुआ। 1848 ब्याज ऐड होने के बाद अमाउंट कितना 7348। तो प्रिंसिपल जो होगा वो 7348 रुपए अमाउंट से ब्याज 1848 रुपए कम होगा ना, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 5500 रुपए आ गया। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों यहां पर 5500 रुपए, कोई डाउट। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो यह आंसर आ जाता। इतना भी सवाल पेपर में आता है, बढ़िया सवाल है, लेकिन एग्जामिनर रुकानी और आगे चला। प्रिंसिपल 5500 रुपए, ब्याज की दर पूछी ना, 5500 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 462, परसेंटेज में कितना गुणा 100%, गुणा 100% कर दीजिए, ये ब्याज की दर आ गई, है ना। 2 जीरो कट जाएगा, 11 चौक 44
और 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 42/5 कितना आएगा 84/10 यानी कि 8.4% पर एनम ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर है ना गजब। तो ऐसे ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको करने, एक सवाल एक कॉन्सेप्ट। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 21। ये बताइए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये आसान सा। भाग का एक सवाल है जिसमें भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। ठीक है भाई, भाजक यानी कि डिवीजर, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो कोशेंट का 5 टाइम्स है और रिमाइंडर का ट्वाइस है। इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली डिवीजर एंड डिविडेंड, ए डिवीजर है और बी डिविडेंड भाज्य है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, रिलेशन आपको बताना है। तो भाई आज इसके लिए आपको भाग देना आना चाहिए। सवाल में क्या बोला है, ए डिवीजर है और बी क्या है, डिविडेंड। सवाल में बोला है कि डिवीजर के बारे में बोला है कि डिवीजर कोशेंट का 5 गुना है। डिवीजर क्या है बच्चों, ए। डिवीजर ए की वैल्यू कोशेंट का 5 गुना है, तो कोशेंट कितना होगा a/5। a/5 का 5 गुना करेंगे तो यह आएगा, और यही डिवीजर रिमाइंडर का 2 गुना है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, a/2। a/2 का दुगुना करेंगे तो ये डिवीजर ए आएगा। बस बात खत्म। तो आपसे यहां पे क्या पूछा है, रिलेशन पूछा ए और बी में, तो बी की वैल्यू क्या आएगी बताइए, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस, तो a गुणा a/5 कितना आ गया, a की a/5 में गुणा करेंगे a² प्लस a/2। नीचे 5 और 2 आ रहा है, पूरे को 10 से गुणा कर दो, 10b बराबर 2a² प्लस 5a। ये आ गया बच्चों, बताओ कौन सा ऑप्शन है, 2a² प्लस 5a माइनस 10b इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर, भाई 10 भी उधर जाएगा, 2a² प्लस 5a माइनस 10b इक्वल टू, गजब सवाल है ना, है ना। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आओ, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसकी जगह क्या डाल दिया हमने, पानी। इस प्रोसेस को 2 बार दोहराया गया। इस प्रोसेस को कितनी बार दोहराया गया, 2 और बार दोहराया गया। टोटल कितनी बार हो गया, 3 बार। बर्तन में अब कितना दूध है, बहुत आसान सवाल होते हैं। एक बर्तन में स्टार्टिंग में हमारे पास कितना मिल्क था, 50 लीटर प्योर मिल्क था। हम क्या करते हैं, इसमें से 50 लीटर में से 5 लीटर निकालते हैं, यानी कि 1/10 निकालते हैं, फिर उसकी जगह पानी मिलाते हैं। यह प्रोसेस 2 बार और करते हैं, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। 3 बार प्रोसेस के बाद कितना दूध बचेगा, तो दूध की मात्रा हर बार 1/10 यानी कि 10% कम होती जाएगी। तो दूध की मात्रा फिर बचेगी कितनी हर रिप्लेसमेंट के बाद, 90%। 90% का मतलब क्या होता है, 0.9। अगर आप हर बार 1/10 निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 9/10 यानी कि 90% 0.9। 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, पावर 3। जितनी बार प्रोसेस करेंगे उतनी पावर करेंगे। ये होता है बेटा तरीका बिना फॉर्मूले करने का। और 0.9 का क्यों क्या आ गया, 0.729। बताओ प्यारे दोस्तों, तो 35 और 145 36.45 आएगा ना, 35 से बड़ा आएगा यह आंसर। कोई दिक्कत, बेहतरीन सवाल है, आगे चलते हैं। ये आपको एक समीकरण दी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विकर्ण आपसे पूछा है। साथ ही यह भी बताओ कि समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं, कितने रियल सॉल्यूशन है। डिस्क्रिमिनेंट आपको बताना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए रेलवे एग्जाम के लिए, एसएससी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रेलवे में है, आते हैं सवाल। देखो x² माइनस 2x प्लस 13, x² में किससे गुणा है, 1 से। तो किसी भी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर होता है b² माइनस 4ac। अब यहां पे b क्या है प्यारे बच्चों, x का कोफिशिएंट यानी कि -2 का स्क्वायर है ना। 4a कितना है मेरे दोस्तों, x² का गुणांक 1 है ना, और c कितना है, कांस्टेंट यानी कि 13। ये कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 13 चौका 52 घटाएंगे माइनस का, तो डिस्क्रिमिनेंट -48 आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि रूट्स काल्पनिक हो जाएंगे, यानी कि कोई भी वास्तविक रूट नहीं होंगे, यही सही है, नो रियल रूट्स।
ठीक है जी। 3 पाइप एबीसी मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को 2 घंटे के लिए खोला और फिर जो है सी को बंद कर दिया। बाद में ए और बी सी शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। पाइप सी अकेला टंकी को कितने घंटे में भर लेगा, यही सवाल है। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चंस कंपाइल किए और आपने देखा कि हर एक एग्जाम के क्वेश्चन लिए हमने। ठीक है बच्चे, मजा आए है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा बढ़िया बढ़िया जो है मॉक टेस्ट बनाने का। 3 पाइप है एबीसी, वो एक टंकी को कितने टाइम में भर सकते हैं, 8 घंटे में। तीनों को 2 घंटे के लिए खोला फिर बंद कर दिया, किसको, पाइप सी को। फिर बचा टंकी तो पाइप ए और बी ने भरी है, तो यहां हमको जो ध्यान देना है वो बचे भाग पे ध्यान देना, किस पे, रिमेनिंग पे। तीनों पाइप मिलकर टंकी भर सकते हैं 8 घंटे में, 2 घंटे के लिए खोला गया, तो तीनों पाइपों के ए बी सी के 6 घंटे का काम बाकी है ना। तीनों पाइप टंकी भर सकते हैं 8 घंटे में, तीनों को 2 घंटे के लिए खोला गया, तो तीनों पाइपों के 6 घंटे का काम बाकी है। 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया और पाइप ए और बी ने बची टंकी को कितने घंटे में भर दिया, 9 घंटे में। यानी कि जिस काम को तीनों पाइप 6 घंटे में करते, उसी बची हुई टंकी को भरने में पाइप ए और बी ने कितना समय लिया, 9 घंटे का समय लिया, है कि नहीं। तो आप बताओ टाइम का रेशियो कितना है, समय का रेशियो कितना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 रेशियो 3। समय का रेशियो 2 3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, उल्टा, यानी कि 3 रेशियो 2। हो गया ना सॉल्व। बस एफिशिएंसी आते ही अब सवाल में कोई जान नहीं बची भाई। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी है 3, ए प्लस बी की कितनी है, 2, तो पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ गई, यही चाहिए था ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको चाहिए टैंक की कैपेसिटी, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 3 है, तीनों पाइप टंकी भर सकते हैं 8 घंटे में। 8 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे, इसी टंकी को पाइप सी अकेले भरेगा, तो पाइप सी अकेले भरेगा एक एफिशिएंसी के साथ, कितने समय में भर लेगा पाइप सी अकेले, 24 घंटे में। यह आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बनाइए। आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी है, 4x क्यूब आ गया ना। इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है, तो समेशन या सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आधी जनता को, 99% जनता को यही नहीं पता कि सिग्मा क्या है। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका अर्थ होता है योग, एक जैसे जितने भी सिमेट्रिक टर्म बन सकते हैं उनका योग। अब इसके 3 रूट अल्फा बीटा गामा है ना। तो यहां सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा का मतलब यह है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, यानी कि 2 रूट का स्क्वायर लेना है और एक का नहीं लेना। तो अगला टर्म भी ऐसा कौन सा बन सकता है कि आप बीटा का स्क्वायर कर लो, गामा का स्क्वायर कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, और अल्फा का ना करो। एक और टर्म क्या बन सकता है मेरे प्यारे भाई, कि आप गामा का स्क्वायर कर लो, अल्फा का स्क्वायर कर लो, बीटा का ना करो। यही 3 टर्म बनेंगे। इन तीनों के योग को ही शॉर्ट में मेरे दोस्तों ये लिखा गया है। अब आगे बात समझ में, तो कॉन्सेप्ट सीख गए आप सिग्मा को खोलने का, समझ गए ना बच्चे। हमें ये सॉल्व करना है। देखो ये बहुत आसान है। अगर आप यहां से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये तो आप जानते ही हैं भाई, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स का प्रोडक्ट। अब तीनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, बताओ, माइनस का डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए। तो माइनस डी बटा, देखो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू। तो माइनस का डी बटा यानी कि माइनस का 19/4। और ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्या मतलब है भैया, ये चीज है 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, सी बटा ए, सी बटा ए होती है, सी बटा ए, सी कितना है -13, -13/4। तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस ही हो जाएगा वैसे, 16। तो 19 गुणा 13 कितना आएगा मेरे भाई, 19, हाँ 247 आ जाएगा। तो 247/16 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। देखो है ना गजब सवाल।
ब्रिलियंट क्वेश्चन और पेपर का पूछा हो, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सवाल को, है ना। आओ ये बताओ, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% रजिस्टर ने वोट डाला, ठीक है। 80% जितने भी रजिस्टर वोटर हैं वो एक चुनाव में वोट डालते हैं। 2% वोट इनवैलिड पाए गए। जीतने वाले को वैलिड वोट का 52% प्राप्त हुआ और 1568 वोटों के डिफरेंस से चुनाव जीत लिया। यही सवाल है। तो पूछा कुल कितने वोटर रजिस्टर थे। ये सीधा सीधा चलने वाला सवाल है, क्योंकि आखिर में जो बोला गया है कि विनर को वैलिड वोट का 52% मिला और 1568 वोटों से जीत गया। ये लाइन सवाल को बिल्कुल खोखला कर देती है। मान लीजिए चुनाव में कुल n वोटर रजिस्टर थे वोट डालने के लिए, क्लियर है। n वोटर थे, जिसमें से कितने लोगों ने वोट डाला, 80%। 80% की फ्रैक्शन लो 4/5। ये आपके सामने लिखा डाले गए वोट, है ना। अब जितने वोट डले उसमें से 2% खराब है, 2% यानी कि 1/50। 1/50 वोट इनवैलिड है। डाले गए वोटों में से 50 में से एक इनवैलिड है, तो 50 में से 49 कितने फिर, ये आपके सामने लिखा हुआ है वैलिड वोट, है ना। विनर को वैलिड वोट का 52% मिला। विनर को वैलिड वोट का 52% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, वैलिड वोट का 100 - 52 48%। विनर को वैलिड वोट का 52% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 48% मिला होगा। तो विनर कितने वोटों से जीता है, वैलिड वोट के 4%। 52 - 48 4%। वैलिड वोट का 4% यानी कि 1/25, इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीता। जबकि चुनाव कितने वोटों से जीता, 1500। ये बराबर होना चाहिए कि नहीं, ठीक है जी। बताओ 49 तिया 147 और 9 49 दूनी 98 आ गया। 4 से 32 कितनी बार, 8 बार। तो यहां पे n की वैल्यू तो निकालनी है, तो 25 अट्ठे 200 और 200 और 50 पंजे 250, तो 250 गुणा 200 हो गया ना। 250 गुणा 200 यानी कि 50,000। तो कितने यहां पे वोटर्स हैं टोटल। आसान सवाल है ना, एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है। कोई आदमी अपने सामान को 25% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है जी। अगर कॉस्ट प्राइस में 20% की कमी की जाए, सेलिंग प्राइस में 5% की वृद्धि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, और आंसर बताना है अप्रॉक्स में। यही है, बताओ बच्चों। डेटा बहुत आसान है, तो ऐसे सवालों को हमेशा कैसे किया जाता है, 100 मान के। कोई आदमी अपने सामान को 25% प्रॉफिट पर बेचता है। 25% प्रॉफिट में बेचने का मतलब है 100 रुपए का सामान 125 में बेचेगा, यही है ना। कोई आदमी 100 रुपए का सामान कितने में बेचता है, 125 में। कॉस्ट प्राइस को 20% कम कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 को 20% कम कर दोगे तो कितना रह जाएगा, 80। सेलिंग प्राइस को 5% बढ़ा देते हैं। सेलिंग प्राइस है 125, 125 को 5% बढ़ा देंगे। देखो हर चीज 100% होती है। 100% को अगर आप 5% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 105%। और 105% का मतलब होता है 1.05। ये आगे ना, ये नया सीपी है और ये नया एसपी है, और आपको क्या ले लेना है, इनका रेशियो। ये तो है प्रॉफिट, है ना। तो यहां पे आ गया 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, 125 अट्ठे 1000, तो क्या आ गया 64 रेशियो 105। 8 अट्ठे 64 रेशियो 105। अल्टीमेटली हुआ क्या, अब 64 के लागत मूल्य का सामान 105 में बिकेगा, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 41 का ना। कितने पर, 64 पर। तो 64 पे 41 का प्रॉफिट होगा। बताइए कितना परसेंट आएगा। 64 पे 41 का परसेंट होगा, परसेंटेज में गुणा 100%, ठीक है। अच्छा ये तो ऑप्शन सी हो गया। वैसे 64 पे 41 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 64 का 50% क्या होता है, 32। भाई 64 का 50% आधा होता है 32। ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, 41। नहीं कि प्रॉफिट 50% से ज्यादा है। 50% ज्यादा एक ही ऑप्शन है कि नहीं। आइए, ए की एज का 5 गुना बी की एज में जोड़ा जाए तो योगफल 95 साल होता है। ए की एज के 5 गुने को बी में जोड़ दो तो क्या आएगा बेटा, 95 साल।
आगे बोला है बी की एज का 2.2 गुना ए की एज में जोड़ा जाए तो योगफल 63 वर्ष होता है। बी की एज का 2.2 गुना, बी की एज में 2.2 से गुणा कर दो, किसमें जोड़ दिया जाए, ए में अगर जोड़ दिया जाए ए में, तो योग कितना आता है, 63 साल आता है। आपसे क्या पूछा है, बी की एज। ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवालों से रेलवे का पेपर भरा पड़ा है कि नहीं सचिन। ए की एज माननी है मैंने, ए मान ली, बी की बी मान ली, ए का 5 गुना प्लस बी की एज 95 साल, बी की एज का 2.2 गुना में ए की एज जोड़ दी जाए 63 साल। बी की एज निकालनी है बच्चों, बी की एज निकालनी है डायरेक्ट, तो आप ए की एज को गायब कर दो, है ना। यहां 5 ए है, यहां ए है, तो इस ए को हटाने के लिए आप यहां पर पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। ऊपर भी 5 है, ये भी 5 हो गया, क्या ले लीजिए इनका, 5 कट गया, 5 की 2.2 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 11 बी, 11 बी और बी का डिफरेंस 10 बी। ये बताओ 63 का 5 गुना कितना आएगा, 63 पंजे 300, 315 और ऊपर कितना है 95, 315 95 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 220, है ना। तो 220 बटे 10, बी की क्या आ जाएगी 22। यही आंसर है ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है सवाल में, नहीं। आइए जी, फॉर ए केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट वीना हैज 60 ml of 25% solution of ferrous sulfate. How many milliliter of 60% solution should she add to make a 30% solution of ferrous sulfate? ये आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। और ऐसे मिक्सचर को मिला के, जब हम दो मिक्सचर को मिला के एक नया मिक्सचर बनाते हैं, ऐसे सवालों को बिना एलिगेशन के हेल्प से कर ही नहीं सकते जल्दी। तो वीना के एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कर रही है वीना, उसके लिए वीना के पास मेरे प्यारे भाई एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिस कितना सॉल्यूशन है 60 ml, 60 ml सॉल्यूशन, इसमें फेरस कितना है 25%। अब उसमें 60% सॉल्यूशन का कितना ml मिलाना चाहिए जिससे कि 30% सॉल्यूशन वाला फेरस सल्फेट मिले, यही सवाल है। तो वीना के पास फेरस सल्फेट है 25% कंसंट्रेशन वाला, है कि नहीं, कोई दिक्कत। वीना इसमें ऐड करती है 60% कंसंट्रेशन वाला फेरस सल्फेट। कितना मिलाना चाहिए कि एक नया सॉल्यूशन बने जिसमें फेरस सल्फेट कितना हो 30% हो। तो किस रेशियो मिलाना पड़ेगा मेरे भाई, एलिगेशन से आएगा 60 माइनस 30, 30 और 30 माइनस 25, तो 30:5 कितना आ गया बच्चों, 6:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो इनिशियली वीना के पास जो 25% सॉल्यूशन था, 25% सॉल्यूशन, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, तो 6 की वैल्यू 60 ml है। तो जो चीज उसने ऐड करी है 60% सॉल्यूशन, 1 की वैल्यू कितनी आई, तो 10 ml ऐड कर देना चाहिए। इससे आसान कोई बात है नहीं। आखिरी सवाल मेरे प्यारे भाई, आखिरी सवाल नंबर 30। किसी आंकड़े का, किसी डेटा सेट का माध्य और बहुलक यानी कि मीन और मोड, मीन कितना है 47.4, मोड बहुलक कितना है 67.6 दिया हुआ है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके इस डेटा सेट की माध्यिका बताएं। मूलानुपाती सूत्र यानी कि इंपिरिकल फॉर्मूला से क्या बताना है, मीडियन। 100% एक सवाल आपके पेपर में इंपिरिकल फॉर्मूला से डायरेक्ट आएगा, 100%। मैं मेरी बात नोट कर लीजिए, 100% कह रहा हूं मैं हर शिफ्ट में। अब ये इंपिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, मोड बराबर है भाई, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ये इंपिरिकल फॉर्मूला है। बहुलक बराबर मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। इसमें से आपको कोई भी दो वैल्यू देगा और आप तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, बस इतना ही सवाल बनता है। तो यहां पे डेटा सेट का बहुलक यानी कि मोड कितना दिया 61.6, मीडियन आपसे पूछा है ना, मीडियन आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क, मीन कितना है 47.4, 47.4 का दुगुना क्या आएगा, 47 का दुगुना 94.4 का 0.8 है ना, 47.4 का दुगुना डायरेक्ट लिख दो, ये 94.8 इधर आके जुड़ जाएगा,
तो 4 1 5 9 6 15, 0.6 और 0.8 1.4, तो कितना आएगा 156.4, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? ये इधर आके 94.8 जुड़ जाएगा। तो 8 से 14 14 4 हासिल 1 2 और 4 6 9 6 15, 156.4 आ गया। किसका? मीडियन का 3 गुना। तो मीडियन कितनी आ जाएगी यहां पे? 156.4 बटे 3। अब बताओ कितना आएगा आंसर? तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 0.3 एकम 3, यानी कि अप्रोक्स आंसर है मीडियन 52 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया? इसी के साथ रेलवे एनटीपीसी का ये पहला एग्जाम पेपर एंड होता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। चलिए, इस सवाल का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट में करके बताएंगे, है ना। हर टेस्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा। अगर आपको हमारे सवाल, उनके सॉल्यूशन, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया और आपकी रियली में हेल्प हो रही है और आप चाहते हो कि ऐसे क्वालिटी पेपर में एग्जाम तक करवाता रहूं, कोई नहीं कराएगा मेरे भाई इस लेवल के, तो आप इस वीडियो को भर भर के प्यार दो, कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है प्यारे दोस्त, और आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बता दिया कि आप रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, दूसरा एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों। एक टेस्ट बनाने के लिए मैं 3 से 4 घंटे की मेहनत करता हूं, तब जाके ऐसे सवाल कंपाइल हो पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी मेहनत से पढ़ें, एक एक सवाल सॉल्व करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।